नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। एक विशेष चर्चा लेकर आज आपके सामने यहां पर मौजूद हूं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हिंसा की घटनाओं को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। पहले सख्त लहजे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से बंगाल हिंसा पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी और सौंपने को कहा। इसके साथ ही अब उनकी इस जांच के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा के कारणों की पड़ताल करने के लिए राज्य में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए 4 सदस्यीय एक दल का गठन किया और अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में दल पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गया है। वहीं अधिकारियों ने यह बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है और पत्र में यह भी कहा गया है कि नवीनतम सूचना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं नहीं रुकी और इसका अभिप्राय यह है कि राज्य सरकार ने इन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। तो बंगाल चुनाव को लेकर जो हिंसा यहां पर हुई है, जिस तरीके से बंगाल में अभी चुनाव हुए थे और उस चुनाव के बाद में जो अराजकता का माहौल जिस तरीके से फैल गया था, उसको लेकर केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। एक रिपोर्ट भी वहां पर तलब की गई है। इसके साथ ही 4 सदस्यीय एक टीम वहां पर गठित की गई है, जो कि अब सारी चीजों की वो टीम पड़ताल करेगी। तो अब बंगाल की हिंसा का पूरा सच सामने आएगा। जांच के लिए केंद्र सरकार ने गठित टीम की 4 सदस्यीय एक टीम गठित की है, जिसमें विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद हिंसा की घटना को केंद्र सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एक पत्र में गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से कहा कि 3 मई को राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर तत्काल रिपोर्ट तलब की गई थी। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया था कि पश्चिम बंगाल ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है। पत्र में कहा गया है कि नवीनतम सूचना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में हिंसा की जो घटनाएं हैं वो नहीं रुकी है और राज्य सरकार ने इन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी कदम भी नहीं उठाए हैं। तो बंगाल में अराजकता किसी से छुपी नहीं है। ये तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से अराजकता का माहौल बंगाल में देखा गया है। घरों में आग लगाई गई है, तोड़फोड़ की गई है, लाठी डंडों से मारपीट की गई है और इन्हीं सब चीजों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है और 4 लोगों की सदस्यीय टीम बनाकर वहां भेजी है, जो कि अब पश्चिम बंगाल में हिंसा का पूरा सच सामने लाने के लिए ये टीम मदद करेगी। इसी के साथ ही कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। जेपी नड्डा ने क्या दावा किया था, यह भी हम आपको बताते चलें। भाजपा ने यहां पर आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस समर्थित गुंडों ने उनके कार्यकर्ताओं की हत्या की है, महिला सदस्यों पर हमला किया है, घर में तोड़फोड़ की है और सदस्यों के दुकान में लूटपाट की है। इसी के साथ ही कार्यालय में आगजनी की घटना भी की गई है। चलिए और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। यहां पर हमारे साथ गेस्ट हमारे जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से नवीन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस से ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वदेश न्यूज में बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो बंगाल में हुई हिंसा, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही थी, इसको लेकर केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है और एक 4 लोगों की सदस्यीय टीम बनाकर वहां पर भेजी है, जो कि अब पूरा सच जो वहां का है उसको सामने लाया जाएगा। तो यहां पर मैं रुक करूंगी नवीन मिश्रा जी की ओर। नवीन जी, ये जो 4 सदस्यीय टीम यहां पर बनाई गई है, केंद्र सरकार ने जो मदद के लिए यहां पर बोला गया है, तो क्या लगता है आपको, क्या सामने आएगा? देखिए, केंद्र सरकार ने 4 लोग की सदस्यीय टीम बनाई है, निश्चित रूप से स्वागत है जी। लेकिन बंगाल की जनता ये कमेटी में विश्वास नहीं कर पा रही है। बंगाल की जनता कड़ी कार्रवाई, जैसे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर, उनके सांसद और उनके विधायकों के इशारे पर तो दहशतगर्द पूरे पश्चिम बंगाल में मचाया है। ये निश्चित तौर पे 1947 में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बंटवारे हुए तो उस समय जिस ढंग के हंगामे हुए तो उससे भी खराब हंगामे है ये जी। इसलिए पश्चिम बंगाल में जो समाजवाद को मानने वाले लोग हैं, राष्ट्रवाद मानने वाले लोग हैं, वो पश्चिम बंगाल में कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। पश्चिम बंगाल को अविलंब ही सेना के हवाले कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं,
बोलकर ये चलिए नवीन जी, आपकी आवाज हम तक पश्चिम बंगाल। पहुंच नहीं पा रही है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अंशुल जी? जी नवीन जी बोलिए। मैंने कहा कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो समाजवाद में और समाज में शांति चाहते हैं जी। वो भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जिस ढंग से ममता बनर्जी की चुप्पी, प्रशासन पूरे प्रदेश में जो प्रशासन है वो जिस ढंग से नगण्यता शून्य होकर के चुपचाप बैठे हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये उकसावा है। और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, और वो ऐसे लोग, देखिए ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं। ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में जो हिंसा करने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर से आतंकवादी हुए लोग हैं। बिल्कुल इनका नवीन कहीं ना मिश्रा जी, कहीं जिस तरीके की घटनाएं सामने आई है और जो घटना की तस्वीरें सामने आई हैं, अंशुल जी हम लोग सामने हैं। ब्रजेश भाई मध्य प्रदेश में, रमेश शर्मा जी जो हमारे आदरणीय वो वहाँ है और आप अपने स्टूडियो में हैं। हम लोग पश्चिम बंगाल रहे हैं, किस ढंग से हमारे बहनों का अपहरण करके उनके बलात्कार की जा रही है, लोगों को गांव गांव से निकाल करके हत्या कर दी जा रही है। कितनी बड़ी हत्या की संख्या हो सकती है ये कल्पना से बाहर है। बिल्कुल नवीन जी, यही मुद्दा तो लेकर बैठे हैं। इसके बाद ही तो 4 लोगों की सदस्य केंद्र सरकार ने भी तो इसे गंभीरता से लिया है। अंशुल जी, अब केंद्र सरकार की गंभीरता नहीं, अब केंद्र सरकार को अपने जो 9 करोड़ 9.5 करोड़ जनता है उसको ममता बनर्जी के अत्याचारों से बचाना होगा, तृणमूल के अत्याचारों से बचाना होगा। पश्चिम बंगाल त्राहिमाम हो चुका है। ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने वाले लोग कहाँ से बम ला रहे हैं, कहाँ से गोलियां ला रहे हैं, कहाँ से इनका आर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ठीक है नवीन मिश्रा जी, और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। चर्चा हमें उन सब के साथ भी करनी है। यहाँ पर मैं कांग्रेस की तरफ रुख करूंगी जिसमें ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ पर है। ब्रजेश जी, 4 सदस्यीय टीमों को यहाँ पर भेजा गया है। आपको क्या लगता है किस तरह का सच सामने निकल कर आएगा? जो आरोप टीएमसी के नेताओं पर लगाए गए हैं क्या वो वाकई में सच साबित होकर सामने आएगा? देखिए अंशुल जी, दोस्ती हो या दुश्मनी, सलामी दूर से अच्छी लगती है, राजनीति में कोई नहीं सगा, ये बात सच्ची लगती है। भारतीय जनता पार्टी के अभी मेरे काबिल प्रवक्ता मित्र कह रहे थे, शायद भूल जाते हैं कि नंदीग्राम के प्रत्याशी से लेकर हावड़ा तक के प्रत्याशी तक, वर्धमान के प्रत्याशी तक, और हम समझते हैं पश्चिम बंगाल में अधिकतर लोग इनसे इन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लोगों को लड़ाया था, उसको आज ये आतंकवादी की संज्ञा दे रहे हैं। अच्छी बात है, इनके लिए चाहे इनको जो देना हो दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास नहीं है क्या? उसको डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है या भारत के लोकतंत्र पर उसको विश्वास नहीं है? अरे जब बंगाल के मुख्यमंत्री की तीसरी बार शपथ लेने के बाद ममता दीदी ने स्पष्ट रूप से ऑफिशियली कह दिया, ऑन द रिकॉर्ड कह दिया गवर्नर साहब के कहने पर कि अभी तक हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। उस समय चुनाव आयोग के अंदर ही सारी चीजें आती हैं, सारे पुलिस अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया था। ये समझ करके ब्रजेश जी, आप जो इतनी पैरवी यहाँ पर कर रहे हैं तो चलिए मैं आपकी बातों का भी यहाँ पर बातें मान भी लेती हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि क्या तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जिस तरीके के आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं क्या वो सच साबित हो सकते हैं? लेकिन आप पैरवी करने यहाँ पर बैठ गए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो जिस तरीके की घटनाएं वहां पर हुई है, जो हिंसक झड़प वहां पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे भी तो नकारा नहीं जा सकता कि परिणाम आने के बाद में ही इस तरीके की हिंसक घटनाएं क्यों हुई हैं वहां पे? देखिए, पश्चिम बंगाल में ये कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में जब की शासन हुआ करता था 25 साल जो कि उस हिसाब का, फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य साहब के समय का, तब भी बहुत सारी हिंसक घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता, हमारी भोपाल की सांसद भी ने भी, प्रज्ञा ठाकुर ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि सठे साक्ष्यम समाचरित टिट फॉर टैट, राष्ट्रपति शासन और एनआरसी बस यही एक उपाय है। ये क्या बात थी? आप एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं। एक चुनी हुई सरकार को पूरे 5 साल काम तो करने दीजिए। अरे ठीक है, अभी ममता जी ने तीसरी बार शपथ ली है। ब्रजेश जी, तीसरी बार ममता जी ने शपथ ली, क्या 3 सालों में भी वो इन सब चीजों पर अंकुश नहीं लगा पाई? तीसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आप कह रहे हैं कि बंगाल में इस तरह की हिंसा लगातार होती रही। जवाब तो जाने दीजिए। पहले मैं आपसे विनम्रता से आग्रह ये कर रहा हूँ कि कल शपथ लेने के बाद कल से लेकर आज तक कोई वहाँ पर हिंसक वारदात नहीं हुई, लगातार वहाँ के मीडिया के
किसी तरह की कोई खबरें नहीं है हिंसक वारदातों की। जब चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिता लगी होती है तो उस समय निश्चित रूप से चुनाव आयोग केंद्र में पूरा प्रसन्न रहता है। ठीक है, आपकी ये बात भी मान ली, लेकिन उन्हें शपथ लिए हुए भी 24 घंटे हो गए हैं, तो जो फुटेजेस सामने आई है, जो तमाम मीडिया के पास में है, उनके आधार पर क्या उसके ऊपर उन्हें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन शपथ लेने के बाद में भी अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई की है, कोई भी चीज अभी तक सामने नहीं आई है कि इनको लेकर हम आगे जाके काम करने वाले हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता मेरी कोरोना से जंग जीतना है। जो हमारे यहाँ कोरोना बढ़ चुका है उसके लिए उन्होंने सारी की सारी अपनी योजनाएं लागू कर दिया। वहाँ भी तो आगजनी की घटनाएं की जा रही है सर, वहाँ भी तो लोगों को मारा जा रहा है। कोरोना से तो निपटना है, लेकिन इस तरीके की चीजों को भी तो अंकुश लगाने का काम है ना उनका भी। तो वो तो करेंगे ना। उन्होंने अपनी प्रायोरिटी पहले गिनवाई थी शपथ के बाद की पहली प्राथमिकता कोरोना, दूसरी प्राथमिकता हिंसा, दूसरी प्राथमिकता भी करेंगे। 40 घंटे दीजिए उनको। चलिए, रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। रमेश जी, जिस तरीके से अभी ब्रजेश पांडे जी से हम बात कर रहे थे, उनका कहना है कि अभी उनको 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और उनको काम जो धीरे धीरे है स्तर बाय स्तर वो काम करती रहेंगी, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या पहली प्राथमिकता ये नहीं होनी चाहिए थी कि जो अराजकता का माहौल है उस पर जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए? देखिए, मेरी दृष्टि में उनको 24 घंटे नहीं बल्कि उनको 10 साल है शासन करने में। इसके अलावा नहीं, ये तो मेरे जो यहाँ पर बैठे हैं कांग्रेस से, उनके ब्रजेश पांडे जी जिन्होंने कहा, मैं उनका उत्तर आपको बता रही हूँ कि उनके हिसाब से अभी जो आचार संहिता लगी थी उसके पहले, अब जो उन्होंने यहाँ पर शपथ ली है उसके बाद उन्हें 24 घंटे हुए मात्र। देखिए, किसने क्या कहा मुझे उस पर जाना नहीं। हर व्यक्ति अपने राजनीतिक धाराओं पर अंतर्गत बोलता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक पत्रकार की रिपोर्टिंग के हिसाब से और कानून का जो थोड़ी बहुत समझ है उस आधार पर ममता बनर्जी को 24 घंटे नहीं बल्कि उनको 10 साल हो गए हैं। बिल्कुल। चुनाव आयोग चुनाव का संचालन करता है, चुनाव आयोग लाइन ऑर्डर नहीं देखता। लाइन ऑर्डर अगर देखता है वो प्रशासन देखता है। भले ही चुनाव चल रहे हो, कार्यकारी मुख्यमंत्री हो, तब भी ये जिम्मेदारी उस सरकार की होती है कि वो लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करे। चुनाव आयोग यदि किसी अधिकारी को बदलता है तो वो लाइन ऑर्डर के हिसाब से नहीं बदलता, वो इस हिसाब से बदलता है कि ये चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ये दो अलग अलग चीजें समझ लीजिए। प्रशासन अगर किसी अफसर को बदलता है तो वो लाइन ऑर्डर को ध्यान में रख करके बदलता है, और चुनाव आयोग अगर किसी अफसर को बदलता है वो चुनाव प्रक्रिया को सामने रख करके बदलता है। मोटे तौर पर इस समय जो बंगाल में हिंसा हो रही है, जो मैंने आपको कल भी कहा था, ये हिंसा राजनीतिक हिंसा नहीं है। ये हिंसा, ये जितने भी आतंकवादी तत्व हैं जो बंगाल में पिछले 50 साल से हैं, आप 1907 के दंगे को देख लीजिए, 1922 के दंगे को देखिए, 1924 के दंगे को, 1926 के दंगे को, और 16 अगस्त 1940 के दंगे को देख लीजिए। जिस तरीके से भीड़ निकली है और योजना पूर्वक उन्होंने घरों को टारगेट किया है, ये हिंसा उसी प्रकार टारगेट की जा रही है। इसमें रोहिंग्या तत्व है, इसमें माओवादी तत्व है, इसमें नक्सलवादी तत्व है, इसमें बांग्लादेश के वो घुसपैठिए हैं जो चड्डी बनियान के साथ निकलते हैं और लूटपाट करते हैं और अपने गाँव में आबादियां बढ़ा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो शांति काल में स्थानीय निवासियों को वहां से भगा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कुछ लोगों को वो जो दूरदर्शी चीजें होती हैं, 1906 और 1907 में बंगाल में जो कुछ हुआ, जिसके वजह से आज आधे से ज्यादा बंगाल आज भारत का हिस्सा नहीं बचा हुआ, वो पहले पाकिस्तान में चला गया था, वो अलग देश बन गया था। मैं समझता हूँ इन सारी चीजों पर इस ताजा हिंसा को राजनीतिक सीमा से उठ करके देखी जाना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं इस बात को का समर्थन करता हूं। जो दुष्ट हैं, जो गुंडे हैं, जो योजना पूर्वक करते हैं, उनके साथ ताकत के साथ निपटा चाहना चाहिए। गोली का जवाब गोली से ही दिया जाना चाहिए। गोली का जवाब मिठाई से देने की, बातों से देने की जरूरत नहीं है। इस वक्त पूरा देश में जो भी राष्ट्रभाव में रखने वाले लोग हैं उनका खून खोल रहा है। केंद्र सरकार को तुरंत सेना भेजनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नवीन जी, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर बात सामने आई है, अभी हमने ब्रजेश पांडे जी से भी बात करी, उन्होंने कहा है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो पहली बार देखने को नहीं मिली हैं। हमने रमेश शर्मा जी से कहा, उन्होंने भी अपनी बात यहाँ पर रखी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि इस तरीके की घटनाएं मान लीजिए वाकई में पहली नहीं है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद इस तरीके का जो अराजकता का माहौल है, ये जो पंचायत चुनाव होते हैं या छोटे मोटे जिस तरीके ये जो चुनाव होते हैं, वहां पर देखा जरूर जा सकता है कि वहां पर बाहुबल का उपयोग किया जाता है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर जब चुनाव किया गया और उसके बाद इस अराजकता का माहौल यहाँ पर फैलाया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? अंशुल जी, मैं ब्रजेश जी को सुन रहा था। सबसे बड़ी बात है कि जो पश्चिम बंगाल में जो इतना हत्या की राजनीति की जा रही है, इतने बड़े बड़े षड्यंत्र करके जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाने बनाया जा रहा है,
पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से बाहर जो कांग्रेस की लीडरशिप है या वामपंथी लीडरशिप है, अरविंद केजरीवाल या अखिलेश सिंह जैसे लोग हैं, तेजस्वी यादव जैसे लोग हैं, ये लोग अपने घर में खुशियां इसलिए मना रहे हैं कि इनको नरेंद्र मोदी को कमजोर करने की दिशा में एक पहल मिल रही है पश्चिम बंगाल में। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हिंदुस्तान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि पांडेचेरी, आसाम और बंगाल के चुनाव के बाद में हमारी राज्यसभा में और लोकसभा में पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत है। कड़े कानून बनाइए और कुछ ऐसे कानून आप बना करके इमीडिएटली लागू करिए जिससे रोहिंग्या और घुसपैठिए जैसे लोग हैं, आतंकवादी ताकत को जो अपोजिशन हवा दे करके फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है, इनको रोके जाए और कड़ी से कार्रवाई किए जाए। हमारे संविधान की रक्षा हो, राष्ट्रवाद की रक्षा हो, देश के अंदर रहने वाले हिंदू या मुसलमान हो, अगर किसी में भी कोई भी अगर इस ढंग के किसी भी कार्य में सम्मिलित है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाए। राष्ट्रवाद हमारा पहला है। राष्ट्रवाद में कुटाघात करने वाला कोई भी आदमी हो, इसको चुनाव और मत से भी जोड़ा जाना चाहिए। इमीडिएटली अविलंब राज्यसभा लोकसभा से कड़े नियम बनाने चाहिए। जो नियम पेंडिंग है उसको लागू करे और जो मुख्यमंत्री अगर ये बोलती है कि हम उसको लागू नहीं करेंगे, संवैधानिक अधिकार है भारत सरकार के पास में, गृह मंत्रालय के पास में, उस राज्य में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए और केंद्र उस राज्य को अपने अधीन ले ले। अब सीमा पार कर चुकी है बंगाल में, अब पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। बिल्कुल नवीन जी, यहाँ पर पांडे जी ने एक बात और नवीन जी पांडे जी ने यहाँ पर एक बात और की थी पांडे जी ने यहाँ पर एक बात और की थी कि यहाँ पर अभी 24 घंटे ही हुए हैं, लेकिन ऐसा अभी रमेश शर्मा जी ने भी कहा है और मेरा भी ऐसा मानना है कि पिछली ये जो तीसरी बार उन्होंने शपथ यहाँ पर ग्रहण की है और 10 साल से 12 साल से ज्यादा का उनका यहाँ पर कार्यकाल हो चुका है, तो इन 10 से 12 सालों में क्यों इन्होंने इतनी अराजकता का माहौल फैलने लायक यहाँ पर हो गया है? अंशुल जी, आईपीएस जड़े हुए हैं, सारे आईपीएस जड़े हुए हैं जिनकी ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग गलत जगह हो जाए। सेंट्रल में जब जो आईपीएस जाना चाहते हैं उनको डिप्टेशन नहीं दिया जाता है। सारे पुलिस के अधिकारी डरे हुए हैं, सबके हाथ पर बांध दिए गए हैं। 24 घंटा हो गया है और आज तक भी कलकत्ता महानगर के कमिश्नर को, किसी भी डीसी को, किसी भी ओसी को अभी तक निर्देश कुछ नहीं आए हैं। भवानीपुर जहाँ से मुख्यमंत्री एमएलए उनका गृह क्षेत्र है, मेरा भी गृह क्षेत्र है, उस इलाके के पास 63 नंबर वार्ड के 62 मिर्जा गांधी स्ट्रीट में तृणमूल कांग्रेस के गुंडा बाहिनियों ने ऑफिस कब्जा कर लिया है भारतीय जनता पार्टी का। उनके कार्यकर्ताओं को मार भगाया है। ममता बनर्जी का वहाँ फोटो झंडे लगा दिए हैं। सारे कार्यकर्ता हमारे बाहर रह रहे हैं। पुलिस पार्टी से दोस्ती मदद करने को तैयार नहीं है, ठीक है, साउथ मदद करने को तैयार नहीं है। अब विलंब कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा गृह युद्ध की प्लानिंग है। ठीक है नवीन जी, 4 सदस्यीय टीम आई ही इसीलिए है कि वहाँ पर जमीनी स्तर की जांच की जाए। अंशुल जी, इसमें विदेशी ताकतें इन्वॉल्व हो गई है, जो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे और कांग्रेस में राहुल गांधी जैसे लोगों की मदद कर रही है विदेशी ताकतें। ठीक है, भारत में स्थिरता पैदा ठीक है नवीन जी, हम इस पर और भी बात करेंगे। अभी हमारे साथ और हैं ब्रजेश जी के पास मैं रुक करना चाहूंगी फिर से। ब्रजेश जी, सारी बातें यहाँ पर चलिए दरकिनार करते हैं। मुझे सिर्फ सवाल ये है कि कांग्रेस से आज आप यहाँ पर जुड़े हैं, जब हमने टीएमसी के नेता से पिछले 3 महीने से लगातार स्वदेश न्यूज इसकी जो खबर है वो यहाँ पर चलाता रहा है और 3 महीने से तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो बाकायदा जुड़ते थे, हमारी डिबेट में भी शामिल होते थे, लेकिन आज जब उन्हें मुद्दा बताया गया तो एक ने भी जुड़ने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि जिसके मन में चोर है वही आगे नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये लगता है कि कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट तो है उनमें? देखिए अंशुल जी, एक बहुत देसी कहावत है कि चिकने घड़े पर कभी पानी नहीं ठहरता और जहाँ मुर्गा बाग नहीं देता वहाँ क्या अंधेरा नहीं होता। अभी मेरे काबिल मित्र बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनकी बातें सुन रहा था। बड़े विद्वान प्रवक्ता है और बड़े अच्छे नेता है, वहाँ से मैंने बखूबी जानता हूँ। लेकिन शायद ही देश का कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, देश के संविधान की धारा 164 उनको पढ़ना चाहिए। 164(4) क्या कहता है, 164(4)B क्या कहता है? सीधे तौर से कहता है कि किसी भी चीफ मिनिस्टर को जब तक वो विधान परिषद का या विधानसभा का मेंबर नहीं बन जाता है तब तक उसके पास पावर ऑफ राइट नहीं आता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से हमारी कोई हमदर्दी नहीं, इन्होंने अभी जो कहा, और न कोई रिश्तेदारी है मेरी उनसे। मैं इनसे संविधान की बात कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि मैं लॉ का छात्र हूँ तो मैं लॉ के हिसाब से बात करूंगा, अकॉर्डिंग टू लॉ बात करूंगा। संविधान की धारा साफ तौर से कहती है कि मुख्यमंत्री पद के ओथ लेने के बाद कम से कम उनको 48 घंटे 72 घंटे का समय देना चाहिए, उसके बाद ही कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं अपने काबिल मित्र से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव लेके क्यों चल रही है भाई? जब आग लगेगी तो आग एक तरफ से नहीं लगती, ताली दोनों तरफ से बजती है, तभी ताली बजती है। आपके भी लोग हिंसा कर रहे हैं,
फुटेज रिपोर्ट दिखा रही है, हमारे पास बहुत सारे फुटेज रिपोर्ट है। ठीक है, तो आप ये तो मानते हैं ना कि वहां पर, चलिए आप आपके कहने पे, मेरा कहना ये है, नहीं आपके कहने की भी चलो बात मान लेते हैं। आपने कहा कि ताली दोनों तरफ से बजती है, तो कहीं ना कहीं चलिए बीजेपी का 1-2% हम मान भी लेते हैं आपके कहने पर कि चलिए उन्होंने भी हिंसा की, तो मतलब आप ये मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस भी अपनी जो हिंसा है वो वहां पर कर रही है, तो जो गुंडाई और जो आरोप वो लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके तृणमूल कांग्रेस पर सही बैठ रहे हैं। अंशुल जी, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ, मैं गांधी की विचारधारा का व्यक्ति हूँ, गांधी के सिद्धांत से चलता हूँ। मेरा पिता कहते हैं कि बैलेंस हो ही क्यों, आप बैलेंस क्यों कर रहे हैं? और उसके लिए जब अभी आदरणीय रमेश शर्मा साहब ने ठीक कहा, 4 सदस्यीय कमेटी भेजी गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम की ओर से, अगर कहीं कुछ एक बढ़े तो वो उसकी जांच करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ममता दीदी को शपथ लिए हुए जो है अभी 24 घंटे हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा उन्हें समय दीजिए। अगर उसके बाद भी उनके कार्यों में इस तरह की कोई गुणवत्ता आपको नहीं दिख रही है और वायलेंस होता है, तब आप सवाल बनता है, सवाल उठाइए। लेकिन जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ नहीं करता कि इस तरह की किसी बातों पर आप टोका टाक करें। चलिए नवीन जी, आपकी तरफ रुक करना चाहूंगी। ये जो जितनी भी बातें अभी ब्रजेश जी ने कही, कितनी सही लगी आपको और क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? ब्रजेश भाई को मैं बता दूं कि जब अपने घर पे पड़ता है, ब्रजेश भाई के परिवार में किसी की हत्या हो जाए या ब्रजेश भाई के रिश्तेदारी में अगर किसी को घर से बाहर कर दिया जाए, तो उसके दर्द को ब्रजेश भाई समझेंगे, क्योंकि हम लोग बंगाल में ये दर्द समझ पा रहे हैं। सच्चाई ये देखिए, हमारी किसी को लड़ाई नहीं, रिश्ता है मेरा बंगाल से, रिश्ता है मेरा बंगाल में, मेरी रिलेशनशिप है। कैसे कर रहे हैं आसानसोल के अंदर? ब्रजेश भाई आप अपने आपके मिश्रा परिवार में ही रिश्ता है मेरा। ब्रजेश भाई आप उस परिवार से ये पता कर ले कि बंगाल की क्या स्थिति है। देखिए हमारी कोई नहीं, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ब्रजेश भाई हमारी मैं ब्रजेश भाई हूँ, जब आपकी 4 सदस्यीय समिति गई है उसको एक बार जाके जांच कीजिए, फिर वो क्या रिपोर्ट हो मिनिस्ट्री ऑफ होम्स को देती है, पीएमओ को देती है, तो उसके बाद आप डिस्कशन करें, ज्यादा सही सटीक उत्तर निकलेगा, तभी निष्कर्ष आएगा आपके सामने। ब्रजेश भाई कमेटियां अपनी जांच करती रहेगी, इससे सैकड़ों कार्यकर्ता की हत्या हो जाएगी। आप मुझको बता दो क्या हो रही है, आप मुझको बता दो जो प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा है, क्या उसका ये विकल्प है एक चुनी हुई सरकार को आप बर्खास्त करेंगे? आप मुझको बता दीजिए क्या इसका ये इलाज है जो प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा है? प्रज्ञा ठाकुर जी ने कह दिया। ठीक है नवीन जी, ब्रजेश जी, आप बात को कहीं और लेके जा रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा अभी हमारी के अलावा चर्चा का विषय नहीं। नवीन जी, ठीक है नवीन जी, साध्वी प्रज्ञा और अभी जो डिबेट को कहीं और लेके जाया जा रहा है वो हमारे मुद्दे नहीं है, समय की कमी है। और हम लास्ट, मुझे बोलने दें अर्जुन जी, मुझे बोलने दें। ब्रजेश भाई को मैं जवाब दे रहा हूँ। अधीर चौधरी जी से फोन करके पूछे, अब्दुल मन्नान जी से पूछे, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लीडर जी, अभी 4 दिन में 3 दिन में जांच पड़ताल होगी। कोरोना महामारी में बेड नहीं मिल रही, मुख्यमंत्री को चिंता नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को संरक्षण दे करके पुलिस को दबाव बना करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करने में अग्रसर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल नवीन जी, 24 घंटे का मामला नहीं है, 48 घंटा बहुत समय होता है। ठीक है नवीन जी, मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रही है तो ये केंद्र सरकार कह दे, ठीक है, कर नहीं पा रहे, भारत सरकार अविलंब सेना भेज करके अपने नागरिक की सुरक्षा करे। ठीक है नवीन जी, समय की कमी है हमारे पास, हम बिल्कुल ये बात हम और भी करेंगे। लेकिन रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 4 सदस्यीय जो टीम भेजी गई है जो जमीनी स्तर की जांच करने के लिए, कितनी कारगर साबित होगी? अंतिम सवाल आपसे, समय की बड़ी कमी है हमारे पास। देखिए मोटे तौर पर ये 4 सदस्यीय टीम आई है, ये अपना निष्कर्ष निकाल करके देगी और स्वाभाविक रूप से हमें उम्मीद की जाना चाहिए कि 4 सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट के बाद कुछ रास्ता निकलेगा। और मेरी केंद्र सरकार से अपेक्षा है कि इस मामले में त्वरित कोई जल्दी से फैसला ले ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन मिश्रा जी आपका भी, ब्रजेश पांडे जी आपका भी और रमेश शर्मा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बंगाल में राजनीतिक हिंसा, परिणाम आने के बाद जिस तरीके से हिंसा और अराजकता का माहौल वहां पर देखा गया है, उसको लेकर केंद्र सरकार ने एक गंभीर निर्णय लिया है, जिसमें 4 सदस्यीय टीम को वहां पर भेजा गया है और जमीनी स्तर पर जाकर वहां पर जांच की जाएगी, कितने लोग मारे गए हैं और अराजकता का माहौल किसने फैलाया हुआ है, इस पर जांच की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।